महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे जी की जन्मस्थली, देश के 9वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की जन्मस्थली और स्वर्गीय सुदामा यादव जी की जन्मस्थली बागी बलिया की इस धरती को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज के कार्यक्रम के आयोजक पंचायत प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव भाई धनंजय यादव जी, मंच का संचालन कर रहे सीवाईएसएस के जिला अध्यक्ष भाई अमरीश चौबे जी, सभा की अध्यक्षता कर रहे रामदरस यादव जी एवं तमाम इस गांव के पिता तुल्य बुजुर्ग माताओं, बहनों, नौजवान क्रांतिकारी साथियों, मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, ये गांव चलो अभियान हम पिछले 2 महीने से चला रहे हैं और आज 125वें गांव में आए हैं। उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा में जाते हैं और एक गांव में कार्यक्रम करते हैं। आपके बलिया से लेके झांसी तक, गाजियाबाद से लेके श्रावस्ती तक लगभग 45 जिलों में पिछले 1.5 महीनों में मैं जा चुका हूं और जब गांव में जाता हूं, आज इस गांव में आके मुझे प्रसन्नता इसलिए हुई क्योंकि इसका मेन उद्देश्य यही था कि गांव के लोगों के पास जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे। लेकिन मैं जिन गांव में जाता था, जब वहां से मैं किसी को अपनी बात करने को कहता था तो लोग शर्मा जाते थे। लोग कहते थे नहीं भैया ठीक है, आप बोलिए, आप बताइए। लेकिन आज इस गांव में जब आया तो मुझे प्रसन्नता हुई कि इस गांव के लोगों ने भी अपनी बातों को रखा और शायद इस बात का भरोसा भी हुआ, विश्वास भी हुआ कि शायद इसी से इस जिले का नाम बागी बलिया पड़ा है। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, पिछले 150 से ज्यादा विधानसभाओं में जा चुका, 125 गांव में जा चुका हूं। गांव में जब मैं जाता हूं तो छोटे छोटे ऐसे 50 बच्चे पीछे लग जाते हैं। किसी के पांव में हवाई चप्पल तक नहीं है, किसी के शरीर पर कोई बनियाइन में टहल रहा है, कोई अंडरवियर में टहल रहा है, कोई एक टाइम का खाना खा के भूखों सो रहा है। हमारे नौजवान साथी बीटेक, एमटेक, एमबीए तमाम डिग्रियां लेके घरों में बेरोजगार बैठे हुए हैं, लेकिन हमें उनकी तकलीफ नहीं दिखाई दे रही है। हमें दिखाया क्या जा रहा है? हमें कश्मीर फाइल्स दिखाई जा रही है, हमें पाकिस्तान दिखाया जा रहा है, हमें चीन दिखाया जा रहा है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं, अगर आप लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए नहीं खड़े हुए, अगर आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए नहीं खड़े हुए, अगर आपको अपने बच्चों की तकलीफ नहीं दिखाई दी, तो पूरे दावे के साथ कह सकता हूं आप किसी पार्टी और किसी नेता के साथ खड़े नहीं हो सकते। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, पहले आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए खड़े होइए। पिछले 75 सालों से तमाम सरकारें आई और तमाम सरकारें गई, किसी ने आपके बच्चे के शिक्षा पे बात नहीं की, किसी ने आपके बच्चे को नौकरी किस कैसे मिलेगी इस पे बात नहीं की। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, इस देश की शिक्षा व्यवस्था को इसलिए बदहाल कर दिया गया जिससे हमारे और आपके बच्चे पढ़ ना पाए। क्योंकि अगर हमारे और आपके बच्चे, गरीबों के बच्चे पढ़ गए तो कल को विधायक जी, सांसद जी आपके गांव में आएंगे तो बच्चे उनसे सवाल पूछेंगे कि विधायक जी बताइए, नेताजी बताइए, हमारे गांव में रोड क्यों नहीं बना, हमारे गांव में आज भी पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है, हमारे गांव में आज भी मात्र 6 घंटे बिजली क्यों नहीं मिल रही है। इस सवाल को ना पूछे, इसलिए हमारे और आपके बच्चों को अशिक्षित रखा गया। आप जरा सोचिए, आपके गांव में प्राइमरी पाठशाला होगा, उस प्राइमरी पाठशाला में अगर बेंच है तो पंखे नहीं है, अगर पंखे हैं तो बिल्डिंग नहीं है, अगर बिल्डिंग है तो छात्र नहीं है, अगर छात्र हैं तो टीचर नहीं है। ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि जो प्राइवेट स्कूलें हैं, जो कॉन्वेंट की स्कूलें हैं, उन स्कूल में हमारे और आपकी हैसियत नहीं है। उन स्कूलों में 1000-2000 रुपए महीने फीस देकर हम और आप अपने बच्चे को पढ़ा सकें, इसलिए हमारे और आपके बच्चे को अशिक्षित रखा गया। लेकिन 75 साल बाद, 65 साल बाद एक आदमी आया, एक पार्टी आई जिसने कहा मैं हर किसी के बच्चे को पढ़ाने का काम करूंगा। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आपके कॉन्वेंट स्कूलों से ज्यादा बेहतर सुविधाएं दी गई। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशन कमरे बनवाए गए, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल बनवाए गए, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में विश्व स्तरीय उत्कृष्ट ग्राउंड बनवाए गए।
और दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचरों को विदेश भेजा गया कि आप जाइए वहां से ट्रेनिंग लेके आइए, तब हमारे बच्चों को पढ़ाने का काम करिए। और इसका नतीजा यह रहा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट की वाइफ जब गुजरात आती है दौरे पर, मोदी जी कहते हैं चलिए हम आपको गुजरात दिखाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी कहती है नहीं महाशय, हमने अमेरिका के पेपरों में पढ़ा है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई दिल्ली है जहां एक अरविंद केजरीवाल रहता, उसने बहुत शानदार स्कूल बनाए हैं, मैं दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने जाऊंगी। आप सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति की बेटी गुजरात की स्कूल देखने नहीं जाती है, अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी उत्तराखंड की स्कूल देखने नहीं जाती है, अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी उत्तर प्रदेश की स्कूल देखने नहीं जाती है, वो जाती है दिल्ली के स्कूल देखने। और जिस दिल्ली के स्कूलों ने जिस आदमी ने बनाया, जिस अरविंद केजरीवाल ने बनाया, जिस आम आदमी पार्टी ने बनाया, जिस मनीष सिसोदिया ने बनाया, उनके ऊपर फर्जी घोटाले का जांच लगवाकर उस व्यक्ति को जेल में डालने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर तमाम नौजवान साथी बैठे हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि राजस्थान का शिक्षा मंत्री कौन है तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूंगा उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री कौन है जिस प्रदेश में आप रहते हैं तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि मध्य प्रदेश का शिक्षा मंत्री कौन है तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि हिंदुस्तान का शिक्षा मंत्री कौन है तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा कि दिल्ली का शिक्षा मंत्री कौन है तो हिंदुस्तान ही नहीं, धरती के किसी कोने में चले जाएंगे। हर व्यक्ति का जुबान पर होगा मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, कोई चुनाव नहीं चल रहा है जो मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, न ही मैं आपसे वोट मांगने के लिए आया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ खड़े होइए, आप अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाइए। अभी मैं गया था बाराबंकी में सैकड़ों लोग खड़े थे, बैठे थे, मैं अपनी बात कर रहा था। वहां एक पिता तुल्य बुजुर्ग थे, हमने उनसे पूछा कि आप बताइए इस ग्राम सभा में पिछले 6 सालों में कितने नौजवानों ने सरकारी नौकरी पाई है। चाचा जी खड़े हो गए, ऐसा लग रहा था जैसे आके मुझे छापड़ मार देंगे, इतने गुस्से में। उन्होंने कहा बेवकूफ है आप, ग्राम सभा की बात करते हैं। इस गांव के इर्द गिर्द 10 किलोमीटर के अंदर में पिछले 6 सालों में एक भी नौजवान नौकरी पाने का काम नहीं किया है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से बेवकूफ बनाया जा रहा है, जो तानाशाही पिछले 9 सालों से इस देश में हो रही है। जब चुनाव आता है, किसमें चुनाव लड़ते हैं? बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। हाथरस के बेटे के साथ क्या हुआ आप लोगों ने देखा। उसके साथ बलात्कार किया जाता है, रेप किया जाता है, और दिल्ली के समुद्र हॉस्पिटल में जो वो बच्ची अपने अंतिम सांस तोड़ देती है, कहा जाता है कि हिंदू धर्म में अपमान होता है रात में लाश को जलाना। लेकिन ये बेईमान उस बेटी को हाथरस लेके आते हैं, रात के 2 बजे उसके माँ और बाप को उस बेटी का चेहरा तक नहीं देखने दिया जाता, उसकी लाश को जला दिया जाता है। आपको इसी मोहल्ला में नारी मिशन नारी शक्ति में काम करने वाली एक कांस्टेबल कहती है कि थाने के अंदर मेरे साथ छेड़खानी होता है। आपको इसी जालौन में बीए का पेपर देके जा रही एक बहन को दिन दहाड़े 20 सड़क पर गोलियों से भून दिया जाता है। आपको इसी गोरखपुर में एक प्रधान की पत्नी को कुछ दबंगों के द्वारा बंदूक के नोक पर पूरे परिवार को उठा लिया जाता है और उसके पूरे घर में महिलाओं के साथ दरिंदगी की जाती है। एक उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ महिला सुरक्षा चल रही है और एक सरकार दिल्ली में चल रही है, जहां पे अस्पताल में जब कोई बेटी पैदा होती है तो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं आपकी बेटी नहीं हमारी भी बेटी है, और अस्पताल का पूरा खर्च उठाने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार करती है। और वही बेटी जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है उसको फ्री में शिक्षा दिलाने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार करती है। वही बेटी जब गली मोहल्ले से गुजरती है कोई मंचला उसके साथ छेड़खानी ना कर दे। पूरे दिल्ली के अंदर 3 लाख सीसीटीवी कैमरे लगवाने का काम दिल्ली की सरकार करती है। और वही बेटी जब हायर एजुकेशन बीटेक एमटेक और एमबीए करने के लिए जाती है उसके बाप के पास पैसे नहीं रहते, अरविंद केजरीवाल की सरकार कहती है आपको अपनी जमीन अपना घर अपना खेत गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। बिना किसी गारंटी को इस बेटी को पढ़ने के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार 10 लाख तक का लोन देने का काम करती है और कहती है जब बेटी पढ़ लिख के नौकरी पा जाएगी तब इस लोन को भरना, नहीं तो लोन को भरने की जरूरत नहीं है। और वही बेटी जब नौकरी के लिए बस में जाती है तो पूरे
यात्रा कराने का काम दिल्ली की सरकार करती है। और वही बेटी जब बड़ी होकर माँ और दादी बनती है, उसके बेटे उसके बहू नहीं होते हैं, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार कहती है माता जी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये कोई उत्तर प्रदेश की बाबा की सरकार नहीं है जो 500 रुपए वृद्धा पेंशन आपको देगी। ये अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है और उसी माता को, उसी दादी को 2500 रुपए वृद्धा पेंशन देने का काम करती है और पूरे देश में फ्री में तीर्थ यात्रा कराने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार करती है। तो आप लोगों को सोचना होगा, आप लोगों को विचार करना होगा कि इस देश में दो विचारधारा चल रही है। एक विचारधारा वो चल रही है जो आपके टैक्स के पैसे को कहां खर्च कर रही हो आपको अच्छी तरीके से जानते हैं, और एक विचारधारा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार की चल रही है। एक विचारधारा चल रही है जो गुजरात के मुख्यमंत्री 90 करोड़ का हेलीकॉप्टर खुद चलने के लिए लेता है। एक विचारधारा चल रही है जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री 110 करोड़ का हेलीकॉप्टर खुद चलने के लिए लेता है। और एक अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में विचारधारा चल रही है जो कहते हैं हमें हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं है, उसी 90 करोड़ रुपए में एक साल पूरे दिल्ली की माताओं बहनों को बसों में फ्री यात्रा कराने का काम करेगी। इसलिए आप लोगों को सोचना पड़ेगा। आप जब मार्केट में माचिस की डिबिया खरीदने के लिए जाते हैं उसमें भी आप टैक्स देते हैं। आप एक सुई खरीदने के लिए जाते हैं उसमें भी सरकार को टैक्स देते हैं। बच्चे का पेंशन खरीदने के लिए जाते हैं उसमें भी सरकार को टैक्स देते हैं। तो ये सरकारें पैसे कहीं कमा के नहीं ला रही हैं, वो पैसा हमारा और आपका है। लेकिन सरकारों की नीयत का फैसला है कि कौन सी सरकार किस नीयत से काम कर रही है, कौन माताओं बहनों और आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रहा है और कौन अपने मित्र के लिए काम कर रहा है। इस देश में पिछले 9 सालों में सिर्फ 2 आदमी के लिए काम हुआ है। जानते हैं किसके किसके? अडानी और अंबानी के लिए। आपके गांव में अगर कोई बेटा 1 बिस्सा जमीन बेच देता है, कहते हैं बहुत ही कपूत लड़का है, बाप की संपत्ति है उसको बेच रहा है, खुद बना नहीं पा रहा है। अभी लोग दीजिएंगे, कहते बहुत ही नालायक लड़का है, बाप की संपत्ति बेच रहा है और खुद नहीं बना पा रहा है। लेकिन पिछले 9 सालों से इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ बेचने का काम किया है। आकाश से लेकर पाताल तक, आकाश में हवाई जहाज बेचने का काम किया, एयरपोर्ट बेचने का काम किया, सीपोर्ट बेचने का काम किया, रेलवे स्टेशन बेचने का काम किया, कोयला बेचने का काम किया, पानी बेचने का काम किया, बिजली बेचने का काम किया। और इस पूरे देश में आजादी के बाद से सिर्फ एकमात्र सरकारी टेलीकॉम कंपनी थी बीएसएनएल। आप सोचिए कि आज के 10 साल पहले जब आप बीएसएनएल का सिम लेने के लिए जाते थे तो घंटों लाइन लगाना पड़ता था। और भाजपा आज क्या कहते हैं, बीएसएनएल का मतलब है भाई साहब नहीं लगेगा। बीएसएनएल का मतलब है भाई साहब नहीं लगेगा। अरे जब भाई साहब नहीं लगेगा तभी तो जियो दनादन चलेगा, और जियो को दनादन चलाने के लिए बीएसएनएल को खराब कर दिया गया। लाखों कर्मचारी बेरोजगार हो गए बीएसएनएल के। इस सरकार ने आज पिछले 9 सालों में सिर्फ और सिर्फ बेचने का काम किया है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आपके तमाम मित्र दिल्ली में रहते होंगे, रिश्तेदार दिल्ली में रहते होंगे, उनसे आप पूछिएगा इस उत्तर प्रदेश में जब बिजली आ जाती है तब खबर बनती है, लेकिन दिल्ली में जब बिजली कभी चली जाती है तब खबर बनती है। पिछले 8 सालों से दिल्ली के लोगों को 1 रुपये बिजली का बिल नहीं चुकाना पड़ा है। अगर मेरी बातों पर भरोसा ना हो तो आप अपने रिश्तेदारों से जो दिल्ली में रहते होंगे उनसे पूछ लेना। पहले 1500-2000 रुपये पानी का बिल आता था, लेकिन अब 1 रुपये पिछले 8 सालों में दिल्ली में देने की पानी के बिल की किसी को जरूरत नहीं है। एक फरिश्ते योजना चलती है दिल्ली में। आपके यहाँ अगर इस रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए कोई आदमी उसको छूने तक नहीं जाता। क्यों? क्योंकि लोगों को डर रहता है कि वो पुलिस वाले आएंगे, नाजायज हमको परेशान करेंगे। लेकिन दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक फरिश्ते योजना चला रखी है। उसके तहत अगर रोड पर किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है और आप उसको अस्पताल पहुंचाने का काम करते हैं तो दिल्ली की सरकार आपको 2000 रुपये इनाम में देने का काम करेगी कि आपने इस घायल व्यक्ति का मदद किया है। और उस घायल का अस्पताल के अंदर अगर सरकारी अस्पताल में बेड नहीं है तो आप उसको प्राइवेट अस्पताल में पहुंचाइए, और प्राइवेट अस्पताल में जितना खर्च होगा वो दिल्ली की सरकार वहन करने का काम करेगी। दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बना है। अगर आपका एक गांव दिल्ली में होता तो इस गांव में यहाँ एक मोहल्ला क्लिनिक होता, जहां सभी प्रकार की जांचें मुफ्त होती, जहां सभी प्रकार के दवाइयां मुफ्त होती। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक डॉक्टर बैठते हैं। इसलिए साथियों मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं
क्या जो सुविधाएं दिल्ली और पंजाब के लोग ले रहे हैं वो सुविधाएं हमें और आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? जो टैक्स दिल्ली और पंजाब के लोग दे रहे हैं वही टैक्स हम और आप भी दे रहे हैं। अभी मैं गया था, चंदौली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, वहां पे एक पत्रकार महोदय ने पूछा कि कहां आप गांव गांव टहल रहे? आम आदमी पार्टी का तो अभी उत्तर प्रदेश में कोई वजूद ही नहीं है, कौन सी पार्टी ये है? आपके पास तो कोई नेता भी नहीं है। हमने उनसे कहा महोदय आपने बहुत सही सवाल पूछ लिया और बहुत सही आदमी से पूछ लिया। हमने पत्रकार महोदय को कहा ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने 10 सालों में 3 बार दिल्ली में सरकार बनाने का काम किया है। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने पंजाब के अंदर 52 विधायक जिताकर सरकार बनाने का काम किया है। ये वही आम आदमी पार्टी है जहां कहते थे गुजरात के अंदर किसी का पत्ता नहीं हिलता है, उसी गुजरात के अंदर घुसकर 40 लाख वोट 13% और 5 विधायक जिताने का काम किया है। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने 10 सालों में गोवा के अंदर 2 विधायक जिताने का काम किया है। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने महाराष्ट्र के अंदर 28 जिला पंचायत सदस्य जिताने का काम किया है। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने मध्य प्रदेश के अंदर 36 जिला पंचायत सदस्य और 13 पार्षद और 1 महापौर जिताने का काम किया है। ये वही आम आदमी पार्टी है जो 26 जिला पंचायत सदस्य जम्मू कश्मीर में जिताने का काम किया है। और ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने पंचायत के चुनाव में 85 जिला पंचायत सदस्य 200 से ज्यादा प्रधान और बीडीसी उत्तर प्रदेश में जिताने का काम किया है। और ये वही आम आदमी पार्टी है जो नगर निकाय के चुनाव में 11 चेयरमैन और 100 से ज्यादा पार्षद और सभासद जिताने का काम किया है। और आप कहते हैं हमारे पास नेता नहीं है। हमारे पास वो नेता है, हम उस नेता के सिपाही हैं जिस सदन में खड़े होकर योगी बाबा कभी गिड़गिड़ाया करते थे, अपनी जान की भीख मांगा करते थे, उसी सदन के अंदर खड़े होकर संजय सिंह योगी अदानी भाई भाई देश बेच के खाई मराई ये नारा लगाने का काम देश के सबसे बड़े सत्ता तानाधीश नरेंद्र मोदी के सामने करने का हिम्मत करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, यहाँ पर तमाम दलों के साथी हमारे और भी बैठे हैं, इंडिया गठबंधन के साथी भी बैठे हैं। अभी 2 दिन पहले इंडिया गठबंधन ने कुछ पत्रकारों की लिस्ट निकाली, 14 पत्रकारों की। उन सभी पत्रकारों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि ये जो शाम 5 बजे के बाद आप लोग हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद करते रहते हैं, उसी दलाली का इनाम आपको मिला है कि इस देश की 70% वोट पाने वाली सभी पार्टियों ने आपकी डिबेट में आने से मना कर दिया है। आप किसी भी न्यूज को देखिए, उसे अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर लीजिए, क्योंकि ये कब क्या कर दे कोई भरोसा नहीं है। ये एक बिरादरी को दूसरे बिरादरी का लड़ाने का काम कर रहे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का काम कर रहे हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं। और पिछले 9 सालों से सिर्फ यही कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं क्योंकि हम और आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। आप बताइए, चुनाव के वक्त क्या कहते थे? मंदिर बनवाएंगे, मंदिर के नाम पे वोट दे दो। आपने वोट दिया मंदिर के नाम पे, मंदिर तो बन रही है। एक बात और है कि मंदिर में दलाली खाई जा रही है। इन्होंने नहीं कहा था कि आपके बेटे को रोजगार देंगे, जब ये कहे नहीं थे तो आपको बेटे को रोजगार मिलेगा। जब ये कहेंगे, जो कहेगा कि आपके बेटे को रोजगार देंगे, जब आप उसको वोट देंगे तब आपको मिलेगा। मैं गया था अभी महोबा, जैसे कार्यक्रम खत्म हुआ एक माता जी खड़ी हो गई, कहीं भैया ना मेरा विधवा पेंशन बना है ना मेरा वृद्धा पेंशन बना है। गांव का हालत आप देख रहे हो कि हाँ माता जी 1 किलोमीटर में चल के अभी पैदल आ रहा हूं, गाड़ी 1 किलोमीटर गांव के बाहर खड़ी है। प्रधान जी कुछ किए नहीं भैया। हम तो प्रधान जी क्यों करेंगे? जब चुनाव के वक्त आपको साड़ी कंबल मुर्गा दारू इस पे आप वोट देंगे तो प्रधान जी आपका क्यों करेंगे या कोई नेता क्यों करेगा? साथियों, गांव चलो अभियान चल रहा है। हर गांव में हम लोग जा रहे हैं, लोगों को अपनी बातें बता रहे हैं। किसी गांव के विकास के लिए 3 प्रकार से योजनाएं आती है। उस गांव के विकास के लिए, उस गांव में नाली बनाने के लिए, उस गांव में खरंजा बनाने के लिए, उस गांव में बिजली नहीं आ रही ट्रांसफार्मर लगवाने के 3 प्रकार की निधि आती है किसी गांव के विकास के लिए। एक निधि आती है ग्राम पंचायत का, जो प्रधान के द्वारा आपके गांव का विकास किया जाएगा। दूसरी निधि आती है ब्लॉक के द्वारा, जो ब्लॉक प्रमुख के द्वारा आपके गांव का विकास किया जाएगा। तीसरी निधि आती है जिला पंचायत के माध्यम से, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य के माध्यम से आपके गांव का विकास किया जाएगा। लेकिन दलाली किस लेवल पर खाई जा रही है हमारे और आपके पैसे को, इस बात को हमको और आपको समझना पड़ेगा।
मान लीजिए आपके बलिया जिला पंचायत में 1 करोड़ रुपया आए 1 किलोमीटर रोड बनाने के लिए, तो उस 1 करोड़ रुपए में 1 किलोमीटर का रोड बनना है, मतलब सरकार ने जांच समझकर, इंजीनियरों ने, अधिकारियों ने कि हाँ 1 करोड़ में ये रोड बहुत मजबूत बन जाएगा, तो रोड 1 करोड़ में बनना चाहिए ना। लेकिन किया क्या जा रहा है, 1 करोड़ में 10% पहले जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय का हो गया, यानी कि 10 लाख साफ। 16% प्रशासन का कमीशन हो गया, यानी कि 26 लाख साफ। 18% जीएसटी हो गया, यानी कि 34 लाख साफ। और जो ठेकेदार उस रोड को बनवाएगा 20% उसका भी बचना चाहिए, यानी कि 54 लाख साफ। अब आप मुझे बताइए, जिस रोड को 1 करोड़ रुपए में बनना है, उस रोड में 54 लाख रुपए दलाली खा ली जाएगी और 44 लाख रुपए में वो रोड बनेगा, तो रोड कितने दिन चलेगा, इसको हमको और आपको समझने की जरूरत है। दिल्ली में एक सरकार चल रही है, वहां अगर कोई टेंडर पास होता है, आपके इस गांव में 1 किलोमीटर का रोड बनना है और वो टेंडर पास हुआ है, और जो ठेकेदार उस रोड को बनवा रहा है, जब तक आपके गांव के 80% लोग सिग्नेचर करके नहीं दे देंगे कि ठेकेदार ने रोड मजबूत बनाया, तब तक उस ठेकेदार का पैसा नहीं पास। एक सरकार दिल्ली में चल रही, एक सरकार आपकी चल रही, उत्तर प्रदेश में चल रही है। इसलिए मैं आप लोगों से बस यही कहने के लिए आया हूं, कोई वोट मांगने के लिए नहीं आया हूं। जब चुनाव का वक्त आए 4.5 साल तो आप लोग आम इंसान रहते हैं, लेकिन उसी 6 महीने में कोई यादव हो जाता है, कोई पाल हो जाता है, कोई वर्मा हो जाता है, कोई ठाकुर हो जाता है, कोई हिंदू हो जाता है, कोई मुस्लिम हो जाता है, कोई दलित हो जाता है, कोई ओबीसी, कोई पिछड़ा हो जाता है। उसी 6 महीने में आप सब हो जाते हैं, और 4.5 साल तक तो आप लोग भाई बन के रहते हैं। तो हमें इनकी भावनाओं को, इनकी विचारधारा को समझना पड़ेगा कि हमसे करवाना क्या चाहते हैं। पिछले 9 सालों में आप लोगों ने देखा, रोजगार के नाम पर सिर्फ बच्चों से फार्म भरवाया गया है, सिर्फ फार्म भरवाया गया है। 2 करोड़ नौकरी देने के नाम पर आई सरकार ने सिर्फ बच्चों से फार्म भरवाया है। पहले तो 3 फॉर्मेट में पेपर होते थे, प्री, मेंस, इंटरव्यू। अब प्री, मेंस, इंटरव्यू हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से आते आते सरकार चली जाती है। आप लोग जरा सोचिए, कभी 69,000 जो शिक्षकों की भर्ती आई थी, 27% आरक्षण है। 27% जो आरक्षण आपको संविधान ने दिया, वो आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उस 27% आरक्षण का क्या हुआ? 69,000 शिक्षक भर्ती आई, जिनमें से 8,000 शिक्षकों को ओबीसी समाज से होना चाहिए था। लखनऊ की सड़कों पर पूरे प्रदेश से नौजवान जाके लाठियां खा रहे थे, लेकिन सरकारों ने एक नहीं सुनी। उस आरक्षण को खत्म कर दिया गया। अभी इनके आरएसएस प्रमुख ने कहा बिहार के चुनाव में कि आरक्षण पर विचार करना चाहिए, आरक्षण को थोड़ा खत्म कर देना चाहिए। तो इनकी विचारधारा को आप समझिए, ये न किसी की बात सुनते हैं, ये न संविधान को मानते हैं, न ये बाबा साहब को मानते हैं, ये किसी को नहीं मानते हैं। ये पूरे साल नाथूराम गोडसे जिंदाबाद, नाथूराम गोडसे जिंदाबाद करते रहते हैं। लेकिन जब पूरे भी आपने देखा G20 के तहत पूरे देश का, पूरे विश्व के नेता, पूरे विश्व के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जब आए, तो महात्मा गांधी के ही पास जाकर इनको सर झुकाना पड़ा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप किसी भी विचारधारा को हो, लेकिन इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों को, इस देश के लोगों की, जो इस देश पे आजादी के समय जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, उन्हें हम नहीं भूल सकते हैं। हमें उनके बताए गए रास्ते पर चलना होगा, हमें उनके मिशन को कामयाब करना होगा। आप जरा सोचिए, इस जिले का नाम बागी बलिया इसलिए भी पड़ा क्योंकि यहाँ से तमाम क्रांतिकारी नौजवान साथियों ने इस देश की आजादी के लिए शहादत दी है। समय समय पर इस जिले ने ऐसे ऐसे सूरवीर पैदा किए हैं जिन्होंने इस देश की आजादी दिलाने में अपना लहू बहाया है। आप जरा सोचिए, ये कहते हैं कि इंडिया नाम बदल देना चाहिए, अब देश का नाम भारत होगा। भैया क्या क्या बदलोगे? भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है। आपने पिछले 9 सालों में बदलने के अलावा भी कुछ किया है? कभी आप इलाहाबाद को बदल के प्रयागराज कर देते हैं। मैं कहता हूं, उससे हमारा और आपका क्या फायदा हुआ?
इलाहाबाद से प्रयागराज नाम रखने में 300 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। वो किसी भाजपाई के बाप का पैसा नहीं था, वो पैसा हमारा और आपका था। उस 300 करोड़ में बलिया के अंदर एक बढ़िया यूनिवर्सिटी खुल जाती, पता नहीं कितने इंटर कॉलेज खुल जाते हैं। अब ये कह रहे हैं इंडिया हटाएंगे। इंडिया हटाने के लिए 14,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब 14,000 करोड़ रुपए जो खर्च होगा वो किसका खर्च होगा? वो पैसा हमारा और आपके टैक्स के दिए हुए पैसे से है, हमारा और आपका पैसा है, वो किसी नेता का पैसा नहीं। इसलिए इस पैसे को जिस प्रकार से बर्बाद किया जा रहा है, इस देश को जिस प्रकार से लूटा जा रहा है, जितने भी काम किए गए, आप जरा सोचिए। कोरोना है, कोरोना के वक्त इन्होंने क्या कहा? थाली बजाओ, बत्ती जलाओ, फलाना करो, ढमका करो। भाई डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर इलाज करेगा, उससे ठीक होगा? थाली बजाने और दीपक जलाने और बत्ती जलाने से ठीक होगा? और जैसे ही भाजपा सरकार आती है तैसे बाबाओं की संख्या बढ़ जाती है। इस समय 2-3 बाबा और आ गए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप किसी धर्म, कोई भी धर्म हो, हम किसी जात का विरोध नहीं करते, हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते। भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान बराबरी का अधिकार दिया गया, हम सबकी इज्जत करते हैं, लेकिन लोगों को गुमराह करना छोड़ दीजिए। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में जब भी चुनाव आए, आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए वोट दीजिए, आप अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए वोट दीजिए। इसलिए आप लोग इतनी देर से यहाँ पर आए और हम लोगों की बातों को सुना, इसलिए आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और 2 लाइनों के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि रख हौसला और मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक हार के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।